प्यारे बच्चों, फाइनली आज हमारा 9th क्लास का पेपर भी हो चुका है। मिड टर्म एग्ज़ाम सोशल साइंस का 2022-23। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो इस वीडियो को आप दो तरीके से लेंगे। पहला तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये पेपर देकर आए हैं, आप इसे एज ए मार्किंग स्कीम लेंगे, चेक कर लीजिए अपने आंसर, क्वेश्चन पेपर साथ में लेकर के। दूसरा उन बच्चों के लिए है जो इसे नेक्स्ट ईयर या फाइनल पेपर में एज ए सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि हम आगे बात करें। और पेपर आपका 80 नंबर का था, 3 घंटे का, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। सामान्य निर्देश आप ज़रूर पढ़ लें पेपर से पहले, ताकि आप सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। पहला प्रश्न शुरू होता है और ये होता है आपके वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि सारे जो है 1 से 12 तक आपके MCQ प्रश्न होते हैं। 4 ऑप्शन में से एक आपको टिक करना होगा, चारों में से एक सही होगा। अब हम देखते हैं, पहला सवाल था कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो चारों में से एक सही आंसर है। मित्र पर गमछा झार, अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रिक है इसका। मित्र यानी कि मिजोरम, मतलब त्रिपुरा, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपके लिए वो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप जरूर चेक कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को आतंक का युग कहा गया है। आतंक का युग, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोबेस्पियर। और इसी तरह से अगला जो प्रश्न हमारे पास थर्ड क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती। नेपाल से नहीं मिलती किसकी सीमा है, ऐसा कौन सा वो राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लीजिए पहले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चौथा प्रश्न है नाज़ी शासन के समय गुप्त पुलिस का क्या नाम था। तो वहाँ पर एक गुप्त पुलिस लगाई जाती थी और उसका नाम था गेस्टापो। गेस्टापो ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम गलत की मिलान करेंगे। गलत आपको चेक करना है इन चारों में से। तो जो गलत ऑप्शन है वो है आपका नामचा बरुआ, नेपाल, ये करेक्ट आंसर है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट कर लीजिए, ताकि हम उसके साथ डिस्कस कर पाएँ। कई बार मिस्टेक हो सकती है, गलत भी हो सकता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई जानकारी नदी की पहचान करने आधार पर नदी की पहचान करनी है आपको। और यहाँ पर ये जानकारी दे रही है आपको कि लंबाई वह है 1400 किलोमीटर है और उद्गम स्थल जो है उसका क्या है, महाबलेश्वर। और सहायक नदियाँ ये तीनों नदियाँ हैं, तो वो कौन सी नदी है। तो वो एक ही नदी आपकी कृष्णा नदी। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं की, निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्षेत्र की क्रिया नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र का आप जानते हैं वो है आपका विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे रखी है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग बात पढ़ लीजिए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे इसका लगा प्रभुत्व संपन्न। बाकी आप अपने आंसर की में अपने जो आंसर है उसमें आप चेक करते रहिए। अब यहाँ पर आपको 9th से कुछ प्रश्न आपको डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर 2 प्राक कथन दे रखे हैं। पहला है संकल्पना, दूसरा है कारण। अब आपको क्या करना है, संकल्पना भी पढ़नी है, ये संकल्पना है, उसके साथ आपको कारण भी पढ़ना है। और अब आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, A, B, C, D। इन चारों में आपको देखना है कि कौन सा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका लॉजिक भी सही होना चाहिए, आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका है वो रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि संकल्पना कारण का मतलब दोनों सही है, और कारण जो संकल्पना की सही व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 10वें सवाल की। तो 10वां सवाल एक बार आप जरूर सेम पैटर्न पर आधारित है। तो 10वें प्रश्न का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उसके बाद हम चलते हैं 11वें सवाल पर। तो 11वां प्रश्न एक बार आप इसे पढ़िए। सिंधु एक मौसमी नदी है और सिंधु हिमालय की नदी है, तो क्या है आपको। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आपका डी सही होगा, यानी कि संकल्पना गलत है। परंतु
कारण सही है, मतलब ये जो कारण है वो सही है, बट आपका जो सिंधु एक मौसमी नदी है ऐसा नहीं है। मौसमी नदी क्या होता है, जो सीजन में भरता है, मतलब जैसे बरसाती नदी आपने देखा होगा कि वो गर्मियों में बंद हो जाते हैं, मतलब और सर्दियों में बरसात में, गर्मियों में तो वो सूख जाते हैं, बरसात में बिल्कुल भर जाते हैं। तो ऐसी सिंधु नदी नहीं है। उसके बाद हम 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद हम 13वें की बात करें तो 13वां सवाल आपका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज पैटर्न आपके पास आ जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अन्य शासन प्रणाली की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही और गलत आपको ये देखना है कि वो सही है या गलत है, इसका आपको देखना है। तो अगर आप 13वां प्रश्न पढ़ें, 14वां पढ़ें, 15 पढ़ें तो ये आपको जो तीनों है ना वो सही लग रहे हैं। लाइक जो यहाँ पर अथवा भी है वो भी भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। तो स्वतंत्र निष्पक्ष ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और आपका ये भी करेक्ट आंसर है। अगला चलते हैं और हमारे पास प्रश्न नंबर आ जाता है 16 से 19। तो 16 से 19 आपको कुछ अंडरलाइन और हाईलाइटेड वर्ड दे रखे हैं, आपको ये देखिए गलत है। ये जो आपको दे रखा है ये स्टेटमेंट गलत है, आपको सही करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि रूस की संसद का नाम तो कांग्रेस नहीं है बल्कि है ड्यूमा, तो आपको ये ध्यान से लिखना है ड्यूमा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 जनवरी को हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि ये सभी को आपको पता है कि ये 26 जनवरी, ये मैं भी 15 अगस्त की तरह लिख रहा हूँ। तो ये है आपका 26 जैन और 1900। तो 1900 क्या है वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। 1900 के बाद क्या आना चाहिए, कब हमारा संविधान लागू हुआ, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं 18वें की, और 18वां क्या है, पाकिस्तान। रॉबर्ट जो मुगाबे हैं वो पाकिस्तान के शासक थे, नहीं बिल्कुल गलत है। जो रॉबर्ट मुगाबे हैं वो जिम्बाब्वे के थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना था जिम्बाब्वे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग गलत हो रही है इससे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैक्सिको गणराज्य, ये जो शब्द है ये आपका गलत दिया है, अब आपको इसको करेक्ट करना है। तो ये आपका रहेगा, इसके लिए ऊपर एक और सवाल छूट गया है कि जो प्रवेश मुशर्रफ हैं वो जिम्बाब्वे के शासक हैं, बिल्कुल नहीं, वो पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पर आपको ये पाकिस्तान वर्ड इसमें लिखना है। और अगला मैक्सिको गणराज्य जो है वो उसकी जगह पे आप लिखना है साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है ना गलत है, तो इसकी जगह आपको लिखना है साउथ अफ्रीका। अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न पर, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए 20, 21, 22 फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर देखो ये ब्लैंक दे रखा है तो आपको इसे फिल करना है। तो मध्याह्न भोजन मिड डे मील सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुआ था, तो जो इस तरह के काम होते हैं ना वो साउथ में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसमें तमिलनाडु। उसके बाद देखो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो ये है आपके महेंद्रगिरी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा तो आप सही से लिख पाएंगे। इसी तरह से अथवा में पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो ये वाला मैंने छोड़ा हुआ, ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊपर टॉप में, जैसे पूर्वी घाट का हमने महेंद्रगिरी बताया, इसी तरह से पश्चिमी घाट का क्या होना चाहिए अथवा के लिए आपके लिए एक तरह से कमेंट वो है ये। अगला प्रश्न है 22 कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों का नाथसी युवा संगठन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपको ये लिखा युगत फोक, ठीक है। युगत फोक आपको इसका आंसर लिखना है। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल वाले आंसर हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो शॉर्ट में आपको बताऊंगा मताधिकार आंदोलन क्या था। तो मताधिकार आंदोलन मतलब भी मत के लिए आंदोलन, हम लोग वोट देंगे, सभी लोग देंगे, महिलाएं भी देंगे, ऐसा था कि भाई पुरुष ही वोट डालते थे तो महिला भी वोट डालेंगी, तो वो वोट के लिए मत के लिए आंदोलन था, ठीक है। पाक जल संधि भारत को किस देश से जोड़ती है, तो ये आपका रहेगा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका से जोड़ती है। और सिंधु नदी की किसी सहायक नदी,
तो किसी भी सहायक नदी का आप नाम ले सकते हैं, कोई भी सहायक नदी। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं रावी। इसके अलावा और भी आप नदी जो है ना, क्वेश्चन नंबर 25 आप पूरा लिखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी का नाम, और आपको क्या लगता है रावी के अलावा और कौन हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुविध या आपने क्या लिखा सिंधु नदी का, इसका आंसर आपने क्या लिखा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा आंसर लिख करके बोलेंगे ताकि हमें कमेंट पढ़ने में ईजी होगा। बहुविध फसल प्रणाली से क्या समझते हो, तो बहुविध मतलब क्या होता है भाई, बहुत प्रकार का, मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसे खेत होते हैं जो सिंगल होते हैं, इसमें गेहूँ बो रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं धान बो रहे हैं, किसी में मटर बो रहे हैं। तो बहुविध मतलब क्या होता है, बहुत प्रकार के फसल। तो वो क्या समझते हैं आप उसे, आप उसको बना करके 1 नंबर में। मतगणना से आप क्या समझते हैं, अगला प्रश्न है। तो यार मतगणना मतलब क्या है, वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद उन वोटों की गिनती की जाती है, किसके पास कितने वोट गए, कौन किसकी सरकार बनी, कौन जीता कौन हारा, है ना। और दूसरा चुनाव धांधली, चुनाव में धांधली भी होती है, कई बार गलत भी लोगों को ज़बरदस्ती वोट डलवाया जाता है, लोगों को कई बार रिश्वत भी दे दी जाती है, कई बार उन्हें ज़बरदस्ती मतलब फेक वोटर भी बना दिए जाते हैं। तो ये है चुनाव में धांधली। कई बार जो मत हैं, जो वोट हैं, उन्हें भी आगे पीछे कर दिया जाता है। तो ये आपका चुनावी धांधली। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपके पास ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। फरवरी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो फरवरी क्रांति क्या है, आपको वो इसमें एक्सप्लेन करना है कि फरवरी क्रांति क्यों हुई, कब हुई, क्या रीजन था, कब से कब तक चला, ठीक है। और यूरोप में समाजवाद का आना एक क्रांतिकारी घटना थी। जो यूरोप में समाजवाद आया तो एक तरह से क्रांतिकारी घटना थी, मतलब उससे पहले सब सन्नाटा सा चल रहा था, अचानक से यूरोप में समाजवाद आया और उसने क्या कर दिया, वहाँ पर परिवर्तन ले आया, ठीक है। तो आपने इस कथन का समर्थन करना है, लॉजिक देना है कि क्या ये सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, और क्या हुआ यूरोप में समाजवाद का। उसके बाद देखो, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल लोकतंत्र की भावना को मजबूत बनाता है, कथन की पुष्टि कीजिए। कोई आदमी है वो कहता है एक वोट एक मोल, मतलब सबका एक मोल है, ऐसा नहीं कि किसी का वोट बड़ा छोटा या कोई लेडीज जेंट्स इस तरह से हो। तो लोकतंत्र की भावना में सबका वोट बराबर है, लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, इस तरह से आपने इसे अपनी पुष्टि करनी है। हरित क्रांति के प्रभाव क्या है भाई, तो हरित क्रांति सबसे पहले तो आपको देखना है कि हरित क्रांति होती क्या है, ठीक है, और इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो प्रभाव आपको बताने कि हरित क्रांति से क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, इसका असर क्या हुआ, है ना, प्रभाव का। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं। एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है और आपको बताना है कि ये बेरोजगार है या नहीं। पूनम जो कि जयपुर में दिहाड़ी मजदूर है और प्रतिदिन 250 रुपये कमाती है, जबकि प्रचलित मजदूरी इससे अधिक है। तो ये आपका सैम्पल पेपर में भी सेम प्रश्न आया था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। वो जयपुर में मजदूरी है, उसको मिलता कितना है 250 रुपये, जबकि खर्चा कितना, प्रचलित मजदूरी कितनी है भाई, वहाँ पे है कि भाई 500 रुपये या 400 रुपये रोज़ मिलना चाहिए, लेकिन उसे 250 रुपये ही मिल रहे हैं। काम तो कर रही है ना, लेकिन उतना नहीं कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये बेरोज़गार है अथवा नहीं। दूसरा है कि सीमा ने BA पास किया और वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है, तो क्या वो बेरोज़गार है। BA का पास कर लिया और उसकी जॉब भी लग गई है, तो बेरोज़गार है या नहीं, आपको यही बताना है। दूसरा है, तीसरा है कि अजय दिल्ली में नारियल पानी बेचता है, तो क्या नारियल पानी बेचना काम है, क्या वो रोज़गार है, क्या उसका घर चल रहा है। तो आपको बताने कि वो बेरोज़गार हैं या नहीं है। तो आई थिंक भैया अपना काम तो अपना काम होता है ना। तो बाकी आपको इसमें करेक्ट आंसर लिखना था। और उसके बाद था आपके पास कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करें। आर्थिक एवं गैर आर्थिक मतलब कुछ होते हैं कि आर्थिक क्रिया होती है जिनमें कि भाई अर्थ हमें मिलता है, पैसा मिलता है, सही तरीके से मिलता है, कोई गलत पैसा नहीं होता है। और एक होता है गैर आर्थिक, है ना, जो कि गलत तरीके से कमाया हुआ होता है। तो उनकी क्रियाओं में आपको अंतर बताना है कि कौन सा आर्थिक होता है, कौन सा गैर आर्थिक होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है।
अब चलते हैं दीर्घ उत्तरी पे, और यहाँ पर ये भी आपके पास आपको इसमें लिखना है। पहला है कि यस, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए फटाफट से। प्रायद्वीप पठार की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ये प्रायद्वीप कौन से, पहला आपके कि भारतीय संविधान के मूल दर्शन, भारतीय संविधान क्या है, उसका मूल दर्शन क्या है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है 4 नंबर में। लगभग आप 4 नंबर के सवाल को पौना पेज, आधा पौना पेज में आपको इसका आंसर लिखना है कि जो भारतीय संविधान है उसका मूल दर्शन क्या है, उसके प्रायद्वीप पठार की विशेषताएं, जो प्रायद्वीप पठार हैं उनकी क्या क्वालिटी है, क्यों आखिर प्रायद्वीप जो पठार हैं वो उनकी खासियत क्या है। लाइक अगर हम कहूँ कि पढ़े लिखों की क्या खासियत है तो आप बता सकते हैं। तो इसी तरह से आपने प्रायद्वीप पठार की विशेषता बतानी है। अथवा में था कि निम्न के पर टिप्पणी कीजिए। प्रवाल क्या है, प्रवाल है ना, और एक सहायक नदी। तो सहायक नदी क्या होता है, जो मेन नदी है उसमें मिल रही है सहायक नदी। इसी तरह से प्रवाल क्या है, आपको लगभग 7-8 लाइन दोनों में आपको लिखना है। और अगला है कि यदि आप हिटलर शासित जर्मनी में एक युवा होते तो आपको किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता। एग्जाम्पल आपको देने हैं। यदि आप हिटलर शासित, मतलब कोई ऐसे हिटलर शासित जो है वो जर्मनी में कोई युवा होते, जर्मनी में होते आप, अभी आप इंडिया में, आप इस कंडीशन में हैं जहाँ पे कि हिटलर शासित प्रदेश है जो कि जर्मनी में है, तो आप वहाँ पर किस प्रकार काम करते, क्या आपको करना पड़ता। कुछ ऐसे कानून होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ आपको फ्रीडम भी मिलती है। जैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में आज़ादी नहीं है, तो वहाँ पर है आपको आज़ादी, तो आपको सारा वहाँ पर लिखना है। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपनी प्रचार कला के बल पर हिटलर ने बड़े पैमाने पर जन समर्थन हासिल किया। तो आपको ये बताना है कि ये कैसे किया, विश्लेषण करना है कि जो हिटलर के अंदर जो एक टैलेंट था और उसके अंदर बल और कला दोनों थी, तो उसने क्या कर दिया, जन समर्थन हासिल कर दिया, लोग उसके साथ हो गए, हिटलर को सपोर्ट करने लगे। तो आपको ये बताना है कि आखिर क्या कारण था, क्यों हुआ ऐसे, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, तो सारी बातें आप यहाँ पर उससे बताओगे। और उसके बाद हमारे पास एक सवाल और होता है कि विनोद एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता है, उत्पादन के किन कारकों का ध्यान रखना होगा उसे। एक फैक्ट्री चलाएगा, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो अब उसे कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करेंगे, कौन कौन सी बातें उसे असर करेंगी, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी थी। और अब आपके पास फिर से MCQ आ गए हैं, केस आधारित अनुच्छेद को पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो आपने अनुच्छेद तो पढ़ ही लिया होगा, एक बार इसे आप पढ़ लीजिए अगर आपको नेक्स्ट ईयर इसे देना है तो, और इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं 36वां। तो 36वें का ए है आपका, 36वें का पहले का ए है, किसानों से सामंती कर वसूलना, वो है सामंती विशेष अधिकार था। उसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न है कि चर्च किसानों से कौन सा कर वसूलता था। तो चर्च कौन सा था भाई, तो उसका नाम था टाइद, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं 36(3) पे कि नमक और तंबाकू जैसे रोज़ाना उपभोग की वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर कौन सा था, टैक्स कौन सा लगता था। तो वो था अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है, जो इनडायरेक्टली लिया जा रहा है। उसके बाद देखो 36वें के 4 का आंसर है, तो ये है आपका तीसरा स्टेट। उसके बाद हम बात करते हैं 36वें टाइल था, तो टाइल क्या था आपका, प्रत्यक्ष कर, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स था। और 37वां फिर से आपके पास एक अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है, समझिए, पूरा अनुच्छेद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हिंदी में। उसके बाद चलते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में भी आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है 37वां का ए, और ये कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल था, और आपको इसको लेना, क्या नाम था उसका, तो होता दिहांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम दिहांग पड़ गया। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर है, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद तीसरा सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी बार बार अपने मार्ग को क्यों परिवर्तित करती है, बार बार अपने रास्ते को बदल देती है।
ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए अपना रास्ता वो बदल देती है। उसके बाद हम 37वें की बात करते हैं चौथे पर। तो चौथे का अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा उपरोक्त सभी, यानी कि कौन से सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सी नदी बहुत सी तटीय द्वीपों का निर्माण करती है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपका वो है ऑप्शन नंबर सी। और नामचा बारवा क्या है भैया, है ना, तो नामचा बारवा क्या है, एक तरह से ये शिखर है, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद हमारे पास फिर से एक 38वां प्रश्न नंबर है, सेम आपको यहाँ पर फिर से गद्यांश आपको दे रखा है, इसे पढ़िए हिंदी में, उसके बाद इसे पढ़िए इंग्लिश में। और चलते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ कि मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण कितने वर्षों में किया जाता है। तो भाई ये तो सभी को पता है कि 5 वर्षों में होता है ना, फिर से 5 वर्ष बाद चुनाव आ जाते हैं और हमें उस फेज से गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास से 38वें का डी, तो ऑप्शन नंबर दूसरे का है आपका उपरोक्त सभी राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आपको पहचान पत्र वोट देने के लिए आपको मतदाता कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा ऑप्शन में फटाफट से कर लेता हूँ इसे, 18 वर्ष से कम इसका आंसर है। उसके बाद हम चौथे के 38वें की 4 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर रहेगा जो सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो या व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है, तो भाई ये तो सरकार करेगी, किसका नाम रखना है, किसका हटाना है, किसका कहाँ है, राशन कार्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास 38वें का 5वां है आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, हमारे देश में 16 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। कई बार हमें सवाल कंफ्यूज कर जाता, तो आपको यहाँ पर क्या देखना था, ये था कि कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है। तो भैया 16 वर्ष वाले तो जो वोट डाल ही नहीं सकते ना, तो कितने वर्ष के डाल सकते हैं यार, ये चीज़ ना मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट पे अपना लिखेंगे कि कितने साल के बच्चे जो है वो वोट डाल सकते हैं इंडिया में। फिर से गद्यांश आप इसे देखें, इसे पढ़ें। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका शिक्षा और कौशल। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, तो अगर आप दूसरे प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, मतलब ये दोनों ही सत्य हैं। उसके बाद हमारे पास 39 का 3 है, तो आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हैं, यानी कि तीनों ही विशेषताएं हैं असंगठित क्षेत्र की। और उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को क्या होता है भैया, पुरुषों के समान ही वेतन मिलता है। सेम आप फीमेल भी है मेल भी है, तो दोनों को क्या होगा, बराबर सैलरी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये रहेगा आपके लिए 5वें का है शिक्षण और चिकित्सा पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है। संगठित क्षेत्र में महिलाओं का सबसे पसंदीदा शिक्षण और चिकित्सा, यानी कि वो जब डॉक्टरी लाइन में जाते हैं या टीचिंग लाइन में। अब आपके पास यहाँ पर मानचित्र है, तो मानचित्र में आपको क्या करना था, कुछ तो आपके पास यहाँ पर है जो ए और बी हैं, ए और बी, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा इन्होंने अजीब सा दे रखा था कि आपको मानचित्र में इनको लिखना है। तो एक मित्र राष्ट्र, कोई भी आप कोई भी एक मित्र राष्ट्र लिख सकते हैं, आपने जो लिख दिया उसका सही आंसर होगा। और एक धुरी शक्ति, तो एक धुरी शक्ति में भी आज़ादी से पहले, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो इस तरह से अलग अलग में आपको किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं धुरी शक्ति। और इसी तरह से आपको इसमें क्या करना था, 3 को आपको चिन्हों में दर्शाना है। यहाँ पर 5 आपको दे रखे हैं, तो चिन्ह आपको दे रखे हैं। यहाँ पर मैप आप एक बार देख लीजिए, और क्योंकि मैप यहाँ पर थोड़ा सा समझाना आपको क्लियर हो जाएगा। एक विश्व का मैप था और दूसरा भारत देश का मैप था, और उसी तरह से आपको यहाँ पर आंसर करने थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो यहाँ पर है, सॉरी ये है आपका मानचित्र वाला, और ये आपके लिए रहता है दृष्टिबाधित प्रश्नों बच्चों के लिए, क्योंकि उनका मैप होता नहीं है,
तो यहाँ पर आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी प्रश्न देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के प्रश्न आपको आंसर बताए जाएँ तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। और पेपर आपका कितना ईजी था, कितना हार्ड था, कितने नंबर आपके आ सकते हैं इस पेपर में, मुझे आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो कैसी लगी, किस प्रश्न में आपको डाउट लगता है, सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताएं। स्कूल का नाम भी आप ज़रूर बताएं कि कौन से स्कूल से आप हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।